नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार जो है लोकसभा चुनाव और विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर जो है भ्रमण पे हैं और पूरे झारखंड प्रदेश में दौरा करके देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार की रणनीति, जनता की इस बार की राजनीति किस ओर करवट बैठेगी और क्या लगता है कि क्या इस बार बदलाव के मूड में है जनता। इन सारे सवालों के साथ हम जनता के बीच में हैं, प्रत्याशी के बीच भी हैं, जिलाध्यक्ष, सांसद, विधायकों, लोगों से भी उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आवाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम दुमका में मौजूद हैं और दुमका में हमारे साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष श्री प्रत्युष सोरेन जी मौजूद हैं। आपको हम बता दें कि अभिनेता से लोग नेता बनते हैं, पर यहाँ पे उल्टा हुआ है, नेता से अभिनेता बने हैं हमारे प्रत्युष जी। तो चलिए इस पे भी हम चर्चा करेंगे। पूरे जिला अध्यक्छ हैं, पूरे दुमका की चर्चा करेंगे, यहाँ के वर्तमान राजनीति पर चर्चा करेंगे और क्यों संथाल परगना में 40 सालों से जिनकी कब्जा है उस स्थिति में आज विकास काफी कम हो पाया है दुमका में। तो इन सारी चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। नेशन 24 में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है सर, अभिनेता से लोग नेता बनते हैं, आप नेता से अभिनेता बने हैं, क्या है ये? ऐसा नहीं है, स्कूल कॉलेज के जमाने से ही अभिनय में रुचि थी। उस समय हम लोग स्कूल कॉलेज के जमाने में ड्रामा क्या करते थे, शिक्षक दिवस होता था और कोई अवसर होता था तो स्कूल कॉलेज के जमाने में ये सब क्या करते थे। और अपने संपर्क में बहुत लोग, कुछ सीनियर लोग भी इससे जुड़े हुए थे, उन लोगों से मैं लगातार जुड़ा हुआ था और एक प्रोजेक्ट पर हम लोग बहुत पहले से ही काम कर रहे थे। तो जिला अध्यक्ष बनने के पहले का ही ये प्रोजेक्ट था और उस समय ये उम्मीद नहीं थी कि पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देगी, लेकिन प्रोजेक्ट हम लोग शुरू कर चुके थे तो बीच में उसको नहीं छोड़ सकते थे। जिला अध्यक्ष बनने के बाद भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने पूरा। हीरो हैं? हाँ, इसको मुख्य अभिनेता बोल सकते हैं जी, मुख्य अभिनेता है। फिल्म का नाम क्या है? हॉक रिया लड़ई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अगर शाब्दिक अर्थ हम लोग हिंदी में समझे तो अधिकार की लड़ाई इसको हम लोग कह सकते हैं। चलिए, ये अधिकार की लड़ाई है। मैंने हिंदी सब इसलिए चूंकि मैं इसका मतलब समझा था, पर मैं इनके मुंह से सुनना चाहता था कि ये अधिकार की लड़ाई है और यही स्थिति दुमका में भी बनी हुई है। यहाँ भी अधिकार की लड़ाई है, क्योंकि एक अधिकार काफी लंबे समय से यहाँ पे काबिज है, जिसके कारण जो है यहाँ का विकास अवरुद्ध है। क्या कहेंगे इस पे? सही है, लंबे समय से यहाँ गुरुजी सांसद रहे, लेकिन उनके लंबे कार्यकाल में कोई उल्लेखनीय विकास का काम नहीं हो पाया। एक बार जब झारखंड अलग होने के ठीक पहले 1998 और 1999 में 13 महीने के अंतराल में आपको याद होगा कि चुनाव हो गया था लोकसभा का, और दोनों ही चुनाव में बाबूलाल मरांडी जी जीते थे। 1998 में एक बार जीते तो 13 महीने वे रहे सांसद, फिर सरकार गिर गई थी एक वोट से, आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और दोबारा फिर 99 में चुनाव हुआ तो दोबारा से जीते और उस समय बहुत कम कार्यकाल इनको मिला, क्योंकि आप 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग हो गया था और बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बना दिए गए। और बाबूलाल मरांडी जी ने जैसे ही इस सीट को खाली किया, लोकसभा सीट को, मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो ये पुनः फिर शिबू सोरेन दोबारा से जीत कर आ गए। और एक लोकसभा के नेता के नाते शिबू सोरेन जी उस हिसाब से काम नहीं कर पाए जिस हिसाब से एक काम होना चाहिए था इस क्षेत्र का, जितना लंबा अवसर उनको मिला था। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही छोटा कार्यकाल, एक बार जैसे मैंने आपको बताया 13 महीना का कार्यकाल सांसद के रूप में मिला था। और अभी आदरणीय सुनील सोरेन जी को इस बार लोगों ने मौका दिया 2019 में। इनके द्वारा भी बहुत प्रयास हुआ है काम करने का, कई विकास के काम हुए हैं। कौन कौन से उल्लेखनीय विकास हुए इस दौरान, और उस दौरान तो आपने बता दिया, आपके दौरान में कितने कार्य हुए? इस समय भी काम हुए हैं, रेलवे के क्षेत्र में काम हुए हैं कुछ। और आप तो जानते ही होंगे कि कोरोना से 2 वर्ष जिस तरह से देश में लॉकडाउन था, तो कोरोना से बचने के उपायों में ही बहुत सारा समय खर्च हुआ हमारे जनप्रतिनिधियों का। ये आपका दुमका विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से जो है जेएमएम के जो है विधायक हैं और आप लोगों ने काफी प्रयास किया, क्या मुख्य वजह थी, जनता का क्या कारण था कि ये सीट हारना पड़ गया? नहीं, एक बार तो जनता ने यहाँ मौका दिया था, लुईस जी के रूप में यहाँ विधायक बनाया जनता ने, और उनको मंत्री बनने का भी अवसर मिला, विकास के कई काम हुए। लेकिन 2019 का जो आम चुनाव था, आम चुनाव में जनता थोड़ा सा दिग्भ्रमित हुई होगी, हम लोगों से भी कोई चूक हुई होगी, मामूली अंतर से हम लोग हारे, इस सीट को दोबारा हम लोग जीतेंगे।
इस आगामी चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल। पूरे संथाल परगना की बात करें, क्योंकि ये एक पूरी तरह से झारखंड का एक महत्वपूर्ण जगह है, उपराजधानी तौर पे भी दुमका जाना जाता है। बात करें यदि हम पूरे संथाल परगना की, तो क्या लगता है इस बार कितनी सीटें जो है बीजेपी अपने पास कब्जा में ला सकेगी? देखिए, इस संथाल परगना क्षेत्र में विधानसभा के 18 सीटें हैं और लोकसभा के 3 सीट हैं। लोकसभा के 3 में से 2 सीट अभी भारतीय जनता पार्टी के पास ही है और राजमहल का सीट जो जेएमएम के पास चला गया है, उस सीट पर भी पार्टी ने बहुत गंभीरता से काम करना शुरू किया है। काम चल रहा है, शुरू नहीं किया है बल्कि लगातार काम चल रहा है उस सीट पर, और इस बार हम लोग 3 में से तीनों सीट जरूर जीतेंगे। चलिए, हम अब बात करते हैं हेमंत सरकार की उपलब्धियों की। अब हम बात करते हैं उनके ईडी सम्मन पे, कि ईडी सम्मन जो उन्हें मिल रहा है लगातार, अब तो फाइनली सम्मन आ गया, जिसको थेटनिंग के तौर पे भी दिया गया कि या तो आप आइए या तो हम आए, विधि व्यवस्था देख लीजिए। क्या कहेंगे इससे? हेमंत सोरेन बहुत बड़े संवैधानिक पद पर हैं और उनको संविधान का सम्मान करना आना चाहिए पद की गरिमा के हिसाब से। जी। मुझे लगता है कि ये चूक रहे हैं। संविधान को चुनौती नहीं दिया जा सकता है, कानून को चुनौती नहीं दिया जा सकता है। आप अगर निर्दोष हैं तो आपको सच्चाई ईडी के अधिकारियों के सामने आकर बता देना चाहिए। उन्होंने तो अधिकारी तक पे लगान लगा दिया है कि यदि आप गए तो आप मुझे बिना बताए जा नहीं सकते। संविधान को चुनौती देने का, कानून को चुनौती देने का अंजाम क्या होता है, मुझे लगता है कि हमसे बेहतर हेमंत सोरेन जी जानते हैं और मुझे लगता है कि उनको भुगतना पड़ेगा। चलिए, बड़ा इशारा में बोल गए हैं। आपकी सरकार आपके द्वार, ये पूरे अबुआ आवास, ये 3 चीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी उम्मीद हम जब जनता के बीच गए हैं तो वो लोग इस चीज के लिए हमें भी बोल रहे थे कि सिर्फ हम लोग को छलावा दिया गया या जो भी बातें कह रहे थे। आपके नजर में इनका ये क्या वोट बैंक की राजनीति है? बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति है। और आपको याद होना चाहिए 2019 के चुनाव का, जब चुनाव प्रचार में निकले थे हेमंत सोरेन जी, तो चुनाव प्रचार का पूरा कमान अपने हाथों में लिए हुए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के नाते, और उन्होंने बहुत सारे झूठे वादे किए हैं और उन वादों को पूरा करने की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं चल पाए और एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं कर पाया। अब चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, जनता के, फिर वो जानते हैं कि जनता के बीच हमको जाना पड़ेगा, तो उनके पास कोई बहाना नहीं है कि क्या बोल करके जनता के बीच जाए। कोई काम तो कर नहीं पाए ना, आप बेरोजगारों को रोजगार दे पाए। 5 लाख नौकरी आप हर साल देने वाले थे, आप हर बीए पास बेरोजगार को 5,000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे। हर एमए पास बेरोजगार को आप 7,000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे। आप पारा शिक्षकों को नियमित करने वाले थे। आप पोषण सखियों को, स्वयं सहायता समूह की दीदियों को बहुत सारा वादा आपने किया था। यहाँ तक कि गृहिणी जो घर चलाने वाली महिला बहनें हैं, उन लोगों को आपने कहा था कि आप घर चलाती हैं तो आपको चूल्हा खर्चा भी हम दे देंगे 2-2 हजार रुपये। आपने आवास के नाम पर कहा था कि 3 लाख रुपया का आवास देंगे, तो कोई एक भी वादा आप पूरा नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में चुनाव नजदीक है तो आप लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए आप सरकार आपके द्वार, सरकार आपके घर, ये सब बहानाबाजी कर रहे हैं। दूसरा कुछ नहीं। क्या लगता है कि इस बार जनता जो है उनकी भुलावे बातों पे आ जाएगी, या वो चीजें जो वादा फिर से कर रहे हैं कि उस पे वो नहीं, अब जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। और हर एक वर्ग, जिनको भी इन्होंने ठगा है, हर एक वर्ग अब समझ चुका है। किसानों का ऋण माफ करने वाले थे, नहीं माफ नहीं हुआ। किसानों का कृषि आशीर्वाद योजना जो केंद्र सरकार सहयोग करती है, उसमें भी बहुत किसानों का नाम आपने डिलिस्ट करवा दिया, सूची से बाहर करवा दिया, जिनको लाभ से जो वंचित हो गए। तो आप जब कोई योजना का लाभ नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम केंद्र सरकार जो योजना का लाभ देती है उसको तो आप सुचारू रूप से चलने देते, आप उसको भी बाधित कर रहे हैं। उन्होंने तो नाम ही बदल दे रहे हैं। हाँ, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हेमंत सोरेन जी को इससे हासिल कुछ नहीं होने वाला है। आज की जनता तब की जनता जैसी नहीं है। आज आधे से अधिक लोगों के हाथ में एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन आ गया है और लोग जानकारियां रखते हैं, इसीलिए आपके भुलावे में कोई आने वाले नहीं है। इस गफलत को दूर करें हेमंत सोरेन। संगठन अगर लगता है कि कहीं कमजोर है तो वहां कैसे अच्छे लोग पार्टी से जुड़े, पार्टी के जो कार्यक्रम दिए जाते हैं केंद्रीय स्तर पर कुछ कार्यक्रम आते हैं, कुछ प्रदेश हमें कार्यक्रम देता है, उन कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से पार्टी जैसा चलाना चाहती है उसको उस प्रकार से हम ठीक से चला पाए। जहां पार्टी कमजोर है, जहां लगता है कि नेताओं की कमी है, तो ऐसे स्थानों पर
नेताओं को पहचान करना, उनको पार्टी से जोड़ना, ये काम है और इस दिशा में हम लोग सही क्या से काम लगता है कि पूरे क्षेत्र में बीजेपी संगठित हो चुकी है और कहीं कुछ कमी रह गई है, या कहीं कोई क्षेत्र ऐसा है जहां आपको लग रहा है कि कमी है? नहीं, संगठन को मजबूत करना एक सतत प्रक्रिया है। आप कितने भी काम कर लें, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ थोड़ी सी कमी रह गई, तो उसको पूरा करने की दिशा में फिर आप आगे काम करते हैं। चलिए, इंडिया अलायंस पे चर्चा करते हैं। क्या लगता है कि ये कितना बड़ी टक्कर देगी बीजेपी को? देखिए, अलायंस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास कोई विकास का मुद्दा होता कि ठीक है भाई, मोदी सरकार ये काम नहीं कर पाई, इसको हम पूरा करेंगे, ऐसे कोई इशू लेकर के चलते तो पता चलता कि शायद कुछ लोग उनको सपोर्ट भी कर देते। उनके पास एक ही मुद्दा है कि मोदी को हटाना है, तो जनता के लिए कोई रोचक विषय ये नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नया मुद्दा तो मिल चुका है विपक्ष को, अयोध्या। अयोध्या के मुद्दे पर विपक्ष मुंह की खा चुका है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मुंह की खा चुका है और विपक्ष को माने रोने और आंसू पोंछने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा है। उन्होंने तारीख पूछा था कि कब तारीख बनेगा, कब क्या होगा, इस पर चर्चा हुई थी। अब आप लोग उनको बता रहे हैं कि तारीख क्या है क्या नहीं? मोदी जी की गारंटी है भैया, और मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और इसीलिए जनता विश्वास करती है उनके बातों पर। कौन सा तारीख आपने विपक्ष को बताया? अब तो 22 जनवरी को उनको आना चाहिए, शामिल होना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। पूरा देश दीपावली मनाने के लिए तैयार है। पूरा देश जिस प्रकार से त्रेता युग में राम जी की वापसी हुई थी, राम जी वनवास से वापस लौटे थे अपने राज्य को, ठीक उसी प्रकार से जनता खुशी मनाने के लिए अब भी तैयार है। हेमंत जी को बहुत उम्मीद था कि उन्हें भी बुलावा आएगा, नहीं आया। उसका उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह भी दिया कि मुझे बुलाता ही नहीं आया तो मैं जाऊं कैसे। इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बड़ा क्या कहते हैं, ये मजेदार विषय हो गया है। जिसको निमंत्रण मिल रहा है वो नहीं जाने का बहाना ढूंढ रहा है, जिसको बेचारा निमंत्रण नहीं मिला वो जाने के लिए आतुर है। और पता नहीं, इसमें हम लोगों को तो बस हंसी आती है इन लोगों के कथन। ऐसा तो नहीं कि इस निमंत्रण के माध्यम से कोई और रास्ता तलाश रहे हो बीजेपी में शामिल होने के लिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। निमंत्रण दिया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है। मोदी जी तो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं लोगों से कि ज्यादा भीड़ उस दिन मत लगाइए, दूर दराज के लोग बाद में आइए, है ना। स्थानीय लोगों की भी भीड़ होगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, वहां शांति व्यवस्था बनी रहे, और जितने लोगों की क्षमता है उस अयोध्या नगरी में समाने की, उतने ही लोग आए। उससे ज्यादा लोग चले जाते हैं तो फिर विधि व्यवस्था के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। दुमका लोकसभा काफी बड़ा क्षेत्र है, काफी बड़ा क्षेत्र है, और उसमें लगातार मतलब आप जीत के आए हैं पिछला बार। इस बार की स्थिति में जनता आपके समर्थन में जा रही है, ये आप लोग जब दौरा कर रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। क्या लगता है कहीं कुछ चूक बच रही है क्या? नहीं, बिल्कुल केंद्र सरकार के कामों को यहाँ की जनता देख रही है। मोदी जी ने जिस तरह से नेतृत्व किया है, जिस तरह से कई एक चीजें हुई है इस क्षेत्र में, तो दुमका लोकसभा क्षेत्र हम पुनः फिर से पार्टी जरूर जीतेगी। हमारे माध्यम से आप पूरे दुमका वासी, प्रदेशवासियों, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिएगा लोकसभा चुनाव को लेकर? बस आह्वान है सभी से कि हम लोगों को इस देश के विकास के लिए, देश को विश्व गुरु की दिशा में जिस तरह आगे बढ़ाकर ले चले हैं मोदी जी, G20 देशों का नेतृत्व किया, अध्यक्षता किया, और सारे विषय हैं। सामरिक दृष्टि से भी देश बहुत मजबूत हुआ है, हर क्षेत्र में यह देश विकास कर रहा है। तो हम इस क्षेत्र की जनता से, दुमका लोकसभा क्षेत्र की जनता से भी प्रार्थना करेंगे, आह्वान करेंगे कि आप आए, सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और तीसरी बार मोदी जी के हाथों में इस देश की बागडोर को सौंपे, ताकि यह देश जल्दी से जल्दी विश्व गुरु बन पाए। आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सीट आपको भी मिल सकता है लोकसभा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पार्टी तय करती है किसको लड़ाना, किसको नहीं लड़ाना, किसको कौन से दायित्व में देना। मैं बहुत खुश हूं कि जिला अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण दायित्व पार्टी ने दिया है और इसको मैं बखूबी इसको निभा पा रहा हूं, यही मेरे लिए बहुत है। यदि मिला तो? नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं मिला तो क्या करेंगे, नहीं मिला तो क्या करेंगे। नहीं, पार्टी जो भी दायित्व देती है, हमारा प्रयास यह होता है कि उस दायित्व में हम खरे उतरे। चलिए, तो अभी हमारे साथ मौजूद थे प्रत्युष सोरेन जी, जो कि नेता से अभिनेता बने हैं, और इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से हमारे सवालात का जवाब दिए हैं, और इन्होंने बताया है कि किस ढंग से जो है यहाँ की राजनीति चल रही है, क्या समस्या है जिससे इनको रूबरू होना पड़ रहा है। जनता के बीच ये जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, और बीजेपी का जो एजेंडा है उसे भी वो बताने का काम कर रहे हैं कि आखिर विकास के लिए बीजेपी क्यों जरूरी है। और लोकसभा, खासकर लोकसभा चुनाव भी आने वाला समय में है, जिसकी घंटी बज चुकी है, और लगातार जनता के बीच ये लोग क्षेत्रों में जा भी रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, बीजेपी के बातों को रख रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, उसमें कैसे निदान होगा इस
पे चर्चा कर रहे हैं। पर एक बात तय है कि इस बार इनका कहना है कि जनता के बीच जहां भी ये जा रहे हैं वहां पे एक ही सुर में आवाजें बुलंद हो रही है, वो है मोदी को। और इनका कहना है कि इस बार बदलाव जरूर होगा हर हालत में, चाहे वो देश का हो चाहे वो राज्य का हो। हर हालत में जो है बीजेपी की सरकार केंद्र में भी बनेगी और राज्य में भी बनेगी। आप देखें नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।